वैष्णो देवी जाने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट है, एक बड़ी खबर है। फिर शुरू हुई है वैष्णो देवी की यात्रा। कटरा में रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। 22 दिन बाद वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो चुकी है। 26 अगस्त को भूस्खलन के बाद यात्रा स्थगित हो गई थी, लेकिन अब नवरात्र के उपलक्ष्य में फिर से एक बार यात्रा को परमिशन दे दी गई है। तो वैष्णो देवी जाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है, एक खुश खबर है। फिर से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो गई है। कटरा में रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारें हैं। 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू हो गई। भक्तों की लंबी कतारें लग गई हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए किस तरह से भक्त जो हैं वो कतार में लग गए हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम भी फिलहाल वहां कर रखे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आपदा की मार झेल रही है और इस आपदा के बीच कैबिनेट मंत्री और देहरादून के डीएम सविन बंसल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आरोप यह है कि देहरादून के डीएम सविन बंसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भाव नहीं दे रहे हैं, उनका फोन भी नहीं उठा रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में आई आपदा के बारे में पूछने के लिए डीएम सविन बंसल को फोन किया था, लेकिन डीएम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन किया। तब कहीं जाकर डीएम बंसल का फोन आया, लेकिन जब अगली सुबह कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम सविन बंसल आपदा का निरीक्षण करने के लिए निकले तो दोनों का आमना सामना हो गया। डीएम को देखते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पारा चढ़ गया और उन्हें सबके सामने हड़काने लगे। डीएम ने फोन उठा लिया, अब तक हमने फोन किया, साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया तब जाके फोन उठ रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद भी डीएम सविन बंसल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कोई भाव नहीं दिया, नमस्कार कहकर आगे निकल गए। तब जाके फोन उठ रहा है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद उत्तराखंड में बेलगाम अफसरशाही की चर्चा जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि पहले सिर्फ कहा जाता था कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, लेकिन अब सबने देख भी लिया। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं। पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी आज से 15 दिन के एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत कर रही है। प्रधानमंत्री खुद मध्य प्रदेश के धार में रहेंगे। उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की है। दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिकी संबंधों और रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा जताई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो धार जिले के भैंसोला गांव जाएंगे। वहाँ वो महिलाओं और परिवारों के लिए स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर भले ही मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, लेकिन उनके जन्मदिन पर देश भर से शुभकामनाएं आ रही हैं। खासकर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तो जन्मदिन के पहले से ही एक अलग सा माहौल बन चुका है। पीएम के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी के ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में खास पूजन किया गया। इसके साथ ही मंदिर में 75 दीप जलाकर विशेष मंत्र उच्चारण के साथ प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की गई। वाराणसी में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यज्ञ किया और प्रधानमंत्री मोदी के शतायु होने की कामना की। वाराणसी में ही महिलाओं ने खास अंदाज में पीएम मोदी की योजनाओं के साथ दीप जला सोहर गाया और पीएम का जन्मदिन मनाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बच्चों ने केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन सेलिब्रेट किया। समारोह में बच्चों ने मोदी की तरह वेशभूषा भी धारण थी।
दिल्ली में कलाकार महेश कुमार वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी की एक खास पेंटिंग बनाई जिसमें वो एक शेर के शावक को बोतल से दूध पिलाते हुए दिख रहे हैं। तो विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर 750 कमल के फूलों से सजी एक अद्भुत सैंड आर्ट बनाकर प्रधानमंत्री को अनूठे अंदाज में बधाई दी। मध्य प्रदेश के दतिया में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बड़ी मिसाल पेश की है। कलेक्टर ने कार्यक्रम में पहुंचे अनाथ बच्ची की सिर्फ बात ही नहीं सुनी बल्कि उसके उज्जवल भविष्य के लिए रास्ते भी खोल दिए। ये चार बच्चे हैं, चारों अनाथ हैं, ठीक है। पहले इनको ये चेक करो कि इनको हम लोग अनाथ की क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। दतिया के कलेक्टर जब सेवड़ा विधानसभा में आयोजित जनसुनाई कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात एक ऐसी अनाथ बच्ची से हुई जिसके हौसले तो बुलंद थे लेकिन उड़ने के लिए पंख नहीं। ऐसे में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बच्ची से बात की। मासूम बच्ची ने भी बड़े ही सरलता से कलेक्टर साहब को अपनी बात बताई। आप अभी सबसे बड़े कौन हैं? आप सबसे बड़े हैं और आपसे छोटे कितने भाई हैं? 3 भाई, बहनें 3 हो। बच्ची ने कलेक्टर को बताया कि वो 4 बहनें हैं और पढ़ना चाहती हैं। फिर क्या, सुनते ही डीएम ने एसडीएम को उनकी पढ़ाई के लिए 4 महीने प्रतिमाह देने के निर्देश दिए और स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बच्ची की पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया। इतना ही नहीं बल्कि कलेक्टर ने ऐसे जरूरतमंद सभी परिवारों को सरकारी योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में मनसा देवी पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है जिसकी वजह से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून रेल रूट पर आवाजाही ठप हो चुकी है। हरिद्वार में काली मंदिर के पास मनसा देवी पहाड़ी से लगातार मलबा आकर रेलवे ट्रैक पर जमा हो गया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ी दरक रही है और मिट्टी का मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है। ऐसे में हरिद्वार में रेलवे ट्रैक कई जगहों पर भारी मलबे में दब गया। ट्रैक पर मिट्टी और पत्थरों का ढेर भरने के बाद एसडीआरएफ और रेलवे ने ऑपरेशन शुरू किया और ट्रैक को साफ करने के लिए भारी मशीनों को भी लगाना पड़ा। इस मौसम में ये तीसरी बार हुआ जब रेलवे ट्रैक पूरी तरह से मलबे से भर गया और ट्रेनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। पिछले 45-40 दिन के अंदर 3 बार इस ट्रैक पर मलबा आ गया जिस कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही सूचना रेलवे विभाग को पता लगी तो रेलवे विभाग की टीम ने आकर रेलवे ट्रैक पे मलबा हटाया जा रहा। ट्रैक पर मलबा गिरने के बाद सभी ट्रेनों को हरिद्वार से ही डाइवर्ट किया जा रहा है। इजराइल ने मंगलवार को यमन के होदेदाह बंदरगाह पर हवाई हमला कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक ये बंदरगाह ईरान समर्पित हुती विद्रोहियों के कब्जे में है। भले ही यहाँ बस 3 ही धमाकों की आवाज सुनाई दे रही हो लेकिन इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने यमन के होदेदाह बंदरगाह पर ताबड़तोड़ इतने बम दागे कि यमन का ये बंदरगाह दहल उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने होदेदाह बंदरगाह पर 10 मिनट में कुल 12 धमाके किए और उन 3 डेक को निशाना बनाया जिन्हें पहले के हमलों के बाद हाल ही में संचालन के लिए खोला गया था। इजराइल के अटैक के बाद हमले वाली जगह पर आग की लपटें उठ रही थी। चारों तरफ बारूद का धुआं दिखाई दे रहा था। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए इजराइल ने यमन पर कितना भयंकर एयर स्ट्राइक किया है। इजरायली सेना के मुताबिक यमन के इस बंदरगाह का उपयोग ईरान हथियारों के सप्लाई के लिए करता है जिनका प्रयोग इजराइल के खिलाफ ही किया जाता है। हमले से पहले इजरायली सेना ने इस क्षेत्र को खाली करने की चेतावनी भी जारी की थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर गोरखपुर से आ रही है जहां पर पशु तस्करों को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की भी टीम अब लगा दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद गोरखपुर पहुंच गए हैं। पुलिस की 5 टीम पहले ही पशु तस्करों की तलाश में लग गई है। इससे पहले पिपराइच थाने की जंगल दूषण चौकी के सभी पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया था और जिन पर लापरवाही का आरोप है उन तमाम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन गोक्षी का नेतृत्व अब और भी पुलिस की टीम करेगी। फिल्मों में आपने अधिकारी
को आम आदमी बनकर छापेमारी करते हुए देखा होगा, वैसे ही नजारा एमपी के रीवा में देखने को मिला है, जहां एसडीएम वैशाली जैन ने किसान बनकर खाद बीज केंद्र पर छापेमारी की है। तस्वीरों में देखिए, सलवार सूट में मुंह को दुपट्टे से ढके हुए ये और कोई नहीं बल्कि रीवा के तेज तर्रार एसडीएम वैशाली जैन हैं, जिन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सीताराम खाद बीज केंद्र पर गड़बड़ी की सूचना पर हकीकत जाननी चाहिए और ग्राहक की तरह बीज केंद्र पर पहुंच गईं और जैसे ही खाद बीज की बिक्री में गड़बड़ी पाई वैसे ही अपने असली रूप में आ गईं। ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए अपना गोडाउन दिखाइए। एसडीएम मैडम के एक्शन में आते ही खाद केंद्र संचालक के पसीने छूट गए। खाद बिक्री केंद्र पर एसडीएम ने ताला जड़वा दिया और गोडाउन पर भी अनियमितता पाए जाने पर संचालक को जमकर फटकार लगाई और दोबारा किसी तरह की गड़बड़ी ना करने की नसीहत भी दी। दिल्ली से सटा नोएडा आधी रात को गोलीकांड से दहल उठा है। बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई। नोएडा के सेक्टर 122 में दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश पे जुट गई है। कार पर गोलियों के निशान देर रात हुई फायरिंग की गवाही दे रहे हैं। ये बिखरी हुई कुर्सियां और लोगों के दिल में बैठी दहशत बता रही है कि जो बीती रात नोएडा के सेक्टर 122 की अंबेडकर कॉलोनी में हुई। यहाँ गोली का आवाज आया, हमारा कुत्ता टूटा तो हम लोग गेट खोले जो ये कहाँ पे हमला हो रहा, जो यहाँ पर गोली चल रहे हैं। डर के मारे हमने गेट बंद कर लिए। आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने न सिर्फ 10 से 12 राउंड फायरिंग की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। यहाँ पे आके फायरिंग की, 8 से 10 राउंड फायरिंग और तलवार लेके हमारे ऑफिस में नुकसान कराया और अड़ोस पड़ोस से ऑर्डर आया है और नाम बता गया था अपना मनोज सदल्लपुरिया। वहीं गोलीकांड की शिकायत के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की तलाश की जा रही है। वहीं गोलीकांड के पीछे आपसी रंजिश को बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के मैहर में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा फूट गया और खाद वितरण केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर की गाड़ी रोक ली। किसानों का घेराव देखते हुए मौजूद पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन कलेक्टर ने गाड़ी से उतरकर किसानों की बात सुनी। महिला किसानों ने आरोप लगाया कि रबी सीजन शुरू होने के बावजूद उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। घंटों लाइन पर लगकर टोकन लेने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में किसानों ने अधिकारियों से समय से खाद मुहैया कराने की गुहार लगाई। वहीं अधिकारियों ने किसानों की पूरी बात सुनी और जल्द से जल्द खाद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पोस्टर लगाया गया है। पीएम मोदी को शेर तो मां को दिखाया गया है दुर्गा। पोस्टर में राहुल तेजस्वी समेत कई नेताओं की तस्वीर भी शामिल है। राहुल, तेजस्वी, अखिलेश को पोस्टर में महिषासुर दिखाया गया है। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और इसके उपलक्ष्य में देश भर में किस तरह से जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन पटना से एक ऐसी भी तस्वीर आ रही है सामने, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर एक पोस्टर लगाया गया है। पीएम मोदी को शेर तो मां को दुर्गा दिखाया गया है, लेकिन पोस्टर में राहुल, तेजस्वी समेत कई नेताओं की तस्वीर है, जिसमें राहुल, तेजस्वी, अखिलेश को पोस्टर में महिषासुर दिखाया गया है। मोदी के जन्मदिन पर राजनीति भी अब हाई हो गई है। दरअसल राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई है, वहीं देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को महिषासुर बता दिया गया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगे इस पोस्टर पे सबसे पहले लिखा गया कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दुष्टों का नाश करती मां। और खास बात कि मां दुर्गा का रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को बनाया गया है।
इसके साथ ही देखिए नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है उसे शेर का रूप दिया गया है और शेर की सवारी करते हुए पीएम मोदी की मां को वध करते दिखाया गया है महिषासुर का। और महिषासुर रूप में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी और स्टालिन है। निश्चित तौर पर जहां पीएम मोदी की मां को लेकर भी देश भर में सियासत तेज है, वहीं अब पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर पटना में ये पोस्टर लगाकर सीधा हमला विपक्षी दलों पर किया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वैष्णो देवी जाने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट और एक बड़ी खुश खबर इस वक्त आ रही है। फिर वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। कटरा में रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारें भक्तों की लग गई हैं। 22 दिन बाद वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू होगी। और अब देखिए 26 अगस्त को भूस्खलन के बाद यात्रा स्थगित हो गई थी, लेकिन अब 22 अगस्त के बाद 22 दिन बाद वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा अब शुरू हो रही है। मां वैष्णो देवी का लंबा इंतजार 21 दिन के बाद आज पूरा होने जा रहा है। आज मां के भवन के रास्ते सबके लिए खोल दिए गए हैं और ये भक्त जो है नासिक से यहाँ सारा ग्रुप आ रखा है। इनको पता भी था कि माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद है, उसके बाद भी ये सभी यात्री जो है माता जी आस लगा के यहाँ पे आए हुए थे। ये चाहते थे कि हम जैसे ही जाएंगे और माता के दर्शन हमें ज़रूर होंगे। ये नासिक का ग्रुप जो है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, परिवार के साथ यहाँ पहुँचा हुआ है। मैं आपको बता दूं 26 अगस्त को भारी बारिश और भूस्खलन होने के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई थी, क्योंकि उसमें 34 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और 20 के लोग करीब घायल हो गए थे। उसके बाद 14 सितंबर को पुनः यात्रा शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन फिर भारी बारिश और खराब मौसम होने की वजह से यात्रा बंद कर दी गई थी। लेकिन आज एक नई खुशखबरी यात्री भक्तों के लिए आई है और आज यात्रा जो है 17 सितंबर को 21 दिन के इंतज़ार के बाद शुरू की जा रही है। हम आपको बताते हैं, कुछ यात्रियों से बात करवाते हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला भागड़े। कितना खुश हैं आप? इतने मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, नाचने का मन कर रहा है। अभी आपको पता था यात्रा बंद है, फिर भी आप क्यों आए? हम आ गए माता रानी के भरोसे, बस माता रानी का शुक्रिया है। आप भाई साहब, आप आगे आइए। आपका नाम? मच्छिंद्र बाबूलाल तोकड़े। कितने लोग और कहाँ से आप? हम 50 लोग महाराष्ट्र नासिक से आए और हमें पता ही नहीं था कि दर्शन होगा या नहीं होगा, मगर वो माता जी की कृपा है, आज दरबार खुल गया और आज सब भक्तों का दर्शन चालू कर दिया। हमें इतना आनंद हुआ, ये सब बच्चे इतने खुश हो गए। 4-5 दिन का जो थकवा पूरा निकल गया, एकदम आज फ्रेश हो गए आदमी। बस माता जी की कृपा है, बाकी भगवान सबको, अपनी माता जी सबके खुशी है मन में? कितनी? बहुत खुशी, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा खुशी हो गई। जब दरबार खुला तो इतनी खुशी हो गई कि उसका कोई अंदाजा ही नहीं। मेरठ की जिस कथा में राम भद्राचार्य ने मिनी पाकिस्तान वाला बयान दिया था, अब उसी कथा के आयोजक पर 42 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है। ये आरोप गाजियाबाद के टेंट कारोबारी ने लगाया है, जिसने इस कथा का पूरा पंडाल सजाया था। राम भद्राचार्य जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया था। उसके लिए मैंने आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुक किया था, वो मैंने करा था और सारा हैंड ओवर टाइम पे दिया। 2 दिन के अंदर मैंने पूरा स्ट्रक्चर ये खड़ा करके दिया था और मेरे को 42 लाख का इनसे भुगतान लेना है, जिसके लिए अब ये मुझे ना फोन उठा रहे हैं ना पैसे दे रहे हैं। बता दें कि हाल ही में मेरठ के भामाशाह पार्क में राम भद्राचार्य ने राम कथा की थी, जिसका बड़ा ही भव्य पंडाल लगा था। दूर दूर से लोग जिस कथा को सुनने भी आए। इसी कथा में राम भद्राचार्य ने मुस्लिमों की बढ़ती आबादी का जिक्र करते हुए पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कह दिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। लेकिन जिस टेंट कारोबारी ने कथा में पंडाल लगाया, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा, उसे पूरा भुगतान किए बिना ही आयोजक चले गए। कारोबारी की माने तो इस पूरी कथा के लिए 87 लाख में डील हुई थी, लेकिन उसे सिर्फ 45 लाख रुपए दिए गए। अब कारोबारी अपने बकाया 42 लाख के पेमेंट के लिए इधर से उधर भटक रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
बिहार से ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार के बक्सर में आयोजित युवा शंखनाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज ने कहा है कि आगामी चुनावों में मुस्लिम समुदाय को फतवा जारी करने से रोका जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मस्जिदों से राजनीति होगी तो मंदिरों से भी राजनीति होगी। आप राजनीति मत करो, मस्जिद राजनीति के लिए नहीं है, मस्जिद धर्म के लिए है। अगर मस्जिदों से वोट के लिए फतवा होगा तो मंदिरों से भी घड़ी घंट की आवाज सुनाई देगी और वो भी हुंकार भरेगा। अब खबर हैदराबाद से, जहां पर मंगलवार को एक ही दिन में 2 महिलाओं के शव मिलने से शहर में सनसनी मच गई। जहां एक शव कचरे के बैग में मिला, वहीं दूसरा शव एक सुनसान इलाके में मिला है। इन दोनों हत्याकांड ने हैदराबाद पुलिस की नींद उड़ा दी है। पहली घटना चरलापल्ली रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां कचरे के एक बैग से पुलिस को एक महिला का शव मिला। शव को खोलकर देखने से पता चला है कि महिला की हत्या 2 दिन पहले की गई होगी, लेकिन बैग किसने रखा इसका अभी तक कोई पता नहीं चला और न ही मृतक की पहचान हो पाई है। दूसरा शव मंडलागुड़ा के एक सुनसान इलाके में मिला है, जो महिला के शव के पास से 2 शराब की बोतल भी मिली है। पुलिस को शक है कि हत्या करने से पहले महिला का रेप किया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कातिलों का पता लगाने में लग गई है, लेकिन बढ़ते क्राइम ने हैदराबाद पुलिस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल नवंबर में टुक्कुगुड़ा में एक लड़की का शव मिला था। देहरादून में आई त्रासदी के बाद जिंदगी अस्त व्यस्त है। इसी बीच एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ नदी के तेज बहाव में बहकर एक शव पुल की ग्रिल में फंस गया। लोगों की नजर जब पुल की ग्रिल में फंसे इस शव पर पड़ी तो इस भयानक मंजर को देख उनके होश उड़ गए, क्योंकि शव के ऊपर कोई कपड़े नहीं थे। लेकिन जैसे ही इसकी खबर लोगों ने पुलिस को दी, पुलिस मामले की जांच में जुट गई। शव को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आगे से बहकर आ रहा होगा, जो बाद में आकर इस ग्रिल में फंस गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह का मंजर बीते 2 दिन के भीतर देहरादून में देखने को मिला है, उसने लोगों को अंदर से हिला दिया है। कहीं हाईवे बह गया है तो कहीं मकान तो कहीं दुकान। आसमानी आपदा ने लोगों को झकझोर दिया है, क्योंकि आधा सितंबर खत्म हो गया, मॉनसून चला गया, लेकिन कुदरत का क्रोध अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। हैदराबाद में सड़क पर चलते चलते एक टैंकर बड़े हादसे का शिकार हो गया। हादसे का डरा देने वाला एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि आखिर गलती किसकी है। टैंकर आया और सीधे मंदिर की दीवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे से मंदिर में मौजूद लोगों का कलेजा बैठ सा गया। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि बस के आने के बाद सामने आने वाले टैंकर श्री अभ्यंजनेय स्वामी मंदिर की दीवार से टकरा जाएगा। हादसे के ठीक पहले बुजुर्ग मंदिर में ही एक्सरसाइज कर रहे थे, वहीं एक युवक पास में बैठा था। उसी दौरान ये हादसा हो गया। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। हादसे के पीछे नींद आने को पहली नजर में बड़ा कारण माना जा रहा है। रांची की एक सड़क पर बड़ा करिश्मा हुआ है, जहां एक महिला महज 1 फीट की दूरी से बहुत बड़ी आफत से बच गई है। सिर्फ 1 फीट की दूरी ने महिला को मौत के मुंह से बचा लिया है। एक झटके में 30 फीट चौड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई। महिला छाता लेकर गुजर रही थी, उसी समय मानो दीवार इंतजार कर रही थी। लेकिन इसे करिश्मा कहिए या इत्तेफाक, 30 फीट चौड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई और महिला पूरी तरह से सुरक्षित थी। भयंकर बारिश की वजह से सामने की दीवार कमजोर होकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से ये महिला बच गई।
हादसे का मंजर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, वरना किसी को छूकर निकल गई आफत पर यकीन नहीं होता। घटना राजधानी के कटहल मोड़ इलाके के पास की।